बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में इन डिटेल मईशत पर बात करने जा रहे हैं नाज़रीन हम, और ये कुछ अहम रिपोर्ट्स हैं जिनको हम शामिल रखेंगे अपने प्रोग्राम्स में, उसी पर अपने मेहमानों का ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है, एक आउटलुक रिपोर्ट है जिसका तस्करा मैं करना चाहूँगी, जिसमें ये कहा गया है रवा माली साल के लिए पाकिस्तानी मईशत को उस रिपोर्ट में बेहतर करार देते हुए ये भी कहा है कि महंगाई की शरह में कमी और माइक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम के इशारे मस्बत आए हैं। एडीबी की इस आउटलुक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फ़रोग़ देना भी पाकिस्तानी मईशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। महंगाई की शरह साल 2023 तक 29.2% तक थी, जो 2024 में कम होकर 23.4% पर आ चुकी है। इस रिपोर्ट के हवाले से तज्जिया लेंगे अपने मेहमानों का। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और IMF के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। उनका कहना था कि कल IMF की बोर्ड मीटिंग है, हमने उनकी तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और बड़ी बड़ी कड़ी शराइत को भी पूरा किया है, और ये शराइत हम चीन के ताउन से पूरा कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि इन शराइत को पूरा करने में चीन का ताउन बड़ा अहम है। इसके साथ साथ सऊदी अरब और UAE की काविशों को भी सराहा, और उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था। उनका भी शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी और अहम खबर भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म कर दिया है, जबकि टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां आयद करने का फैसला भी किया गया है, जिनमें से 5 इब्तदाई पाबंदियां हैं जिनको आज हम शामिल गुफ्तगू रखेंगे। आज जायदाद, गाड़ियां, बैनुल-अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर ये पाबंदियां शामिल हैं। जिन 5 पाबंदियों के हवाले से हम तस्करा करने जा रहे हैं उनकी डिटेल्स जानेंगे। और अब FBR के महकमे को बेहतरी के लिए, महंगाई समेत मौशी तरक्की के लिए और क्या क्या इकदामात करने हैं, महंगाई में कमी वाक़ई होगी नहीं होगी, ADB की रिपोर्ट हमने शामिल की। इस पर अपने मेहमानों का तज्जिया लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर मुआशियात नईम सिद्दीकी साहब, सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्जियाकार फ़ारूक नवाज़ भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। नईम सिद्दीकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करूँगी। ओवरऑल 3 चीज़ें हैं जो हम मेंशन कर रहे हैं, 3 डिफरेंट एंगल्स हैं, लेकिन सबसे पहले ADB ने जो ये आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, सर इस पर आपका क्या ओपिनियन है? शुक्रिया हुमा। देखिए, ये जो अभी ADB की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अपना इकनॉमिक आउटलुक के बारे में बताया पाकिस्तान की, उन्होंने कहा है कि 2.8% के करीब हमारी GDP ग्रोथ रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज 2.4%। तो 0.4% जो है वो हमारी GDP ग्रोथ जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा, जबकि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारी जो ग्रोथ है 2.5 से 3.5% होनी चाहिए। इसी तरह महंगाई जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना कम हो रही है, और 23.4% जैसे आपने बताया इस साल थी, तो आइंदा साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 15% होगी। अच्छा, इशारे तो अपेरेंटली बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तो जब इकोनॉमी सुकड़ती है तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं ना वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं, लोगों की बाइंग पावर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना शुरू हो जाता है, आपके इस तरह गवर्नमेंट के पास जो आपकी जितनी भी बचत स्कीमें हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्कअप ज़्यादा है। अब चूँकि मार्कअप पे जो है वो पॉलिसी रेट अभी 17.5% पे आ गया है, अब फर्दर भी हम देख रहे हैं कि ये फर्दर भी कम हो। तो अगर ये फर्दर कम होता है तो शायद उससे बिज़नेस एक्टिविटी फिर दोबारा जनरेट होगी। तो हमेशा से पाकिस्तान की जो है ना कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी रही है। मतलब अगर आप पिछले 3-4 सालों में जब आपने देखा, पिछली गवर्नमेंट में भी 6.4% तक हमारा GDP ग्रोथ जो होगी थी, वो भी सिर्फ इसलिए थी कि हमारी कंजम्पशन जो है इंपोर्ट बहुत बढ़ गई थी, 80 बिलियन से ज़्यादा हमारी इंपोर्ट हो गई थी, मुल्क में जो है ना फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उससे जो है ना अगर आप देखें एक्चुअली, तो अगर आपकी सेविंग बेस्ड इकोनॉमी हो तो उससे तो अल्टीमेटली बेनिफिट होता है, लेकिन जो कंजम्पशन बेस होती है तो आपके कर्जे बहुत बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप भी तो अभी देखिए ना, अभी हमारे अगले 4 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम $100 बिलियन का हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है ना कर्जा हो जाएगा। तो बेसिकली ऑन वन पार्ट जो ADB ने ये हमारी आउटलुक दी है, लेकिन दूसरी तरफ जो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हुए हैं, उनकी शायद उनके साथ मीटिंग भी हो,
और आज किसी टाइम भी एक्सपेक्टेड है कि हमें $7 बिलियन का 25th प्रोग्राम जो है वो अनाउंस हो जाएगा, जिसमें हमें पहली ट्रेंच जो है ना $1.1 बिलियन की मिलेगी। ठीक है। पाकिस्तान ने अभी तक जो है 21 बिलियन और 260 मिलियन डॉलर जो हैं वो IMF से पिछले 1958 से लेके अब तक लिए हैं। उसके अलावा जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत भी हमें जो है अभी 2.5 बिलियन हमें वापस भी करने हैं, और इसमें कुछ टाइम हमें जो है वो रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट या रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी में कोविड में भी हमें कुछ पैसे मिले हैं। तो अब जो आगे ये जो हमारे 24 प्रोग्राम हो गए हैं, तो ये 1958 से शुरू हुए और फिर 65, 68, 72, 73, 74। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के एक्सपेक्टेड है ये लास्ट प्रोग्राम होगा नहीं हमारा। ये देखिए लास्ट हो नहीं सकता सर आप कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, मैं लीगल मेहमानों की जानिब जाना चाहूंगी। 5 बिलियन का अभी भी हमारा गैप है। ठीक है, ठीक है सर, आप जो बात करें डॉक्टर साहब आपकी जानिब लेके जाएंगे इसी बात को। आज शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि ये शायद लास्ट प्रोग्राम होगा हमारा, सर एक जानिब तो इस पर मैं चाहूँगी आप ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ जो एशियाई तरक्याती बैंक की हमने रिपोर्ट शामिल की है सर उस पर भी अपना तज्जिया दीजिएगा। देखिए जब भी हम IMF का प्रोग्राम लेते हैं तो जो भी गवर्नमेंट लेती है वो यही कह रहे होते हैं कि ये लास्ट प्रोग्राम होगा, लेकिन उसके पहले 2 साल तो हम बड़ा स्ट्रिक्टली फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अगर आप फिस्कल डेफिसिट का ग्राफ जो है वो प्लॉट करें तो जहाँ जहाँ पे IMF का प्रोग्राम आया है उसके 2 साल बाद आपको नजर आएगा फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान में नीचे जा रहा है। इसका मतलब है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर रही है, टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्शन के करीब आते जाते हैं फिस्कल डेफिसिट फिर से जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्योंकि आपको फिर वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैपिटल बिल्ड करने के लिए, पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड करने के लिए आपको जो है वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो पॉपुलर डिसीजंस होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में मैशियत को जो है सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एकदम से फिर फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता है और फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट को आपको फिर दोबारा से IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है। तो अगर आप IMF के इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो हमें फिस्कल कंसोलिडेशन जो मेजर्स हैं, स्ट्रिक्ट बेल्ट टाइटनिंग के मेजर्स हैं, वो जो है वो लेने होंगे और उसको परसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी के साथ लेना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक साइड पे तो गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस चीज़ को हमेशा पाकिस्तान में इग्नोर कर दिया जाता है वो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन है। एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, उनको भी एक तो प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है और दूसरा गवर्नमेंट को अपने फुटप्रिंट को जो है वो कम करने की ज़रूरत है ताकि हम फिस्कल डेफिसिट को कंटेन कर सकें। तो अगर ये सिचुएशन होती है, आप दोनों बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस को लेके चलते हैं, रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर, तब जाके शायद ये हमारा आखिरी जो है वो IMF का प्रोग्राम होगा। अदर देन दैट हमें उसी विशियस साइकिल में जो है वो चलना पड़ेगा जिसमें हम जो है कुछ अर्सा स्टेबिलिटी में रहते हैं और फिर एकदम से हम जो है वो स्टेबिलिटी के पाथ को छोड़ के अपनी उसी डगर पे वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है विशियस साइकिल जो है इसको आपको पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट करना होगा। अभी कलीग बात कर रहे थे और वो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की एक इकॉनमी जो है वो कंजम्पटिव इकॉनमी है, इसको प्रोडक्टिव इकॉनमी में होना चाहिए। इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अब मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होना है। तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम करना है ताकि सर आप जो सजेशन दे रहे हैं इसी पर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, भट्टी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन अभी हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले IMF प्रोग्राम के हवाले से बात हो रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान को हमने सामने रखते हुए ये जानने की कोशिश की थी कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पर उम्मीद हैं कि IMF से आखिरी प्रोग्राम होगा, क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं? भट्टी साहब सर आपको क्या लगता है? अभी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी कड़ी शराइत हमने पूरी की और ये सब कुछ मुमकिन हुआ UAE, सऊदी अरब और चाइना के ताउन से। बुनियादी बात यह है कि जो IMF के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जी हम इससे जो है वो छुटकारा हासिल कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जो है वो कोई अलादीन का चिराग है जिससे ये मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसमें जो सबसे बड़ी बात है उसमें एक आपने जिक्र किया रिपोर्ट का कि रिपोर्ट के हवाले से जो है वो बेहतरी आई है, इंडेक्स जो है वो बेहतर है हुए हैं, लेकिन उसमें अगर आप उसको थोड़ा सा वो सर्च करें, थोड़ा सा आप उसको उस तरफ लेकर जाएं कि इस पर जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जो आम लोगों पर जो है वो लगाए गए हैं,
और उनसे दूसरे लफ्ज़ों में यानी इसमें बड़ी तादाद में जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसका अदराक गालबन हमारी हुकूमत को भी है, और वो था जो IPPs के साथ मुआहदे किए गए। ये रकम जो है इसमें से भी एक बहुत बड़ी रकम का हिस्सा जो है वो IPPs की अदायगियों में चला जाएगा, और उन मुआहदों के हवाले से अवाम का भी कंसर्न है, और वो पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह वो कहते हैं ना कि बिल्कुल झोंकों की तरह जो है वो चिमटे हुए हैं, वो सारे के सारे वो सब कुछ जो है वो निचोड़ लेते हैं, ले लेते हैं। अगर ये मईशत इस सूरत हाल में जो आजकल पाकिस्तान में इसमें पहुंची है तो इसकी एक बड़ी वजह ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप जो है वो अपनी इंपोर्ट जो है वो बढ़ाते जाएंगे, अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं देंगे और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। देखें सियालकोट में क्या है, एक आपके पास बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से एक वो है कि जिस सियालकोट की जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम पैदा किया है। ठीक है। और सियालकोट का जो एयरपोर्ट है वो वहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ के जो मकामी हैं, उन्होंने किया है। अगर सियालकोट में छोटी इंडस्ट्री शुरू हो सकती है तो पूरे पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ जो है वो गवर्नमेंट क्यों नहीं जाना चाहती। जो अच्छा इकदाम है हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, और उसमें पहली दफ़ा ये हुआ है कि अदराक हुआ है थोड़ा सा हुकूमत को कि जनाब गंदम में किसानों का जो है वो कबाड़ा निकल गया है। अब जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जिसके तहत जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़, उसने कहा जी कि मेरिट पर जो है वो आप इसको दें और उसमें किसानों को रिलीफ दें। अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। तो बात यह है कि जब तक आप स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे, छोटे किसानों को रिलीफ देने की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, और जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस की भरमार है, उसको कम नहीं करेंगे, और टैक्सेस जो हैं वो आम आदमी पर लगाने की बजाय अशराफिया के ऊपर। अच्छा सर, ये जो आपकी सजेशन है कि टैक्सेस आम आदमी के बजाय अशराफिया पर लगने चाहिए, इस पर मैं नईम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपना ओपिनियन शेयर करें, क्योंकि सर ये बात सामने आती है कि फाइलर है, नॉन फाइलर, अब तो नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो गई है। हर कोई पाबंद होना चाहिए टैक्स देने का, चाहे वो अशराफिया है चाहे वो आम आदमी है, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जो टैक्सेस उन पर लागू हैं उनको देने ज़रूर चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे सवाल? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट को पॉलिसी ये अपनानी चाहिए कि टैक्स टू टैक्सेबल, यानी कि जिसकी तनख्वाह जो है या जिसकी इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज स्टेटस, इस रिस्पेक्ट ऑफ हिज एरिया ऑफ बिजनेस, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो दुकानदार है, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है कि भाई 6 लाख से ऊपर जिसकी भी आमदन होगी उस पर टैक्स। मैं मिसाल देता हूँ कि सैलरीड क्लास को देखें, उसका टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली कट जाता है, और जो हाईएस्ट पेड सैलरी क्लास है उनके तो साल के जो है 1-1 करोड़ से ऊपर भी टैक्स कट जाता है। अब वो तो अपना टैक्स नहीं बचता। इसी तरह ये एग्जांपल जो है ये हर शोबे में सेट होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एक फ्रेमवर्क आप बनाएं। अब जैसे 5 शोबे हैं, जैसे सीमेंट है, बेवरेजेस है, टेक्सटाइल है और टबैको है, ये शोबे ऐसे हैं। यहाँ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया। अब देखो जब ये ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होती है ना जिस केस में, वहाँ पे एम्बिग्विटीज भी होगी, वहाँ करप्शन भी होगी। आप सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि देखें किसी मुल्क में एक अमन पसंद शहरी को या एक शरीफ आदमी को कोई खतरा नहीं होता, चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए। सही। इसी तरह जो टैक्स दे रहा है उसको भी कोई खतरा नहीं है। अब हुकूमत कह रही है जी कि हम जो है नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करेंगे, हम नील फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करेंगे। ओ भाई ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप एक साइड में रखें। आप जो चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाली है कि जिस ये जो इसमें तो अभी 5 पाबंदियाँ उन्होंने लगाई है ना जी, कि हम कोई जायदाद 1 करोड़ से, अब देखें ना क्या मतलब का खेज बात है कि आप जो 1 करोड़ से ऊपर जायदाद खरीदें तो हमें इन्फॉर्म करें। 3 करोड़ से ज़्यादा कैश नहीं निकलवा सकते, ठीक है जी, गाड़ियाँ नहीं ले सकते, बैनर कोई सफ़र नहीं कर सकते, करंट अकाउंट नहीं खुलवा। यानी कि ये तो बात है आप इकोनॉमी का सत्यानाश करने जा रहे हैं। अब देखें हमारी कितनी आबादी जो है वो ओवरसीज़ में है, और कितनी ख़वातीन हैं जो काम नहीं करती, उनके हस्बैंड कमाते हैं। कितने जो 52% आपकी फ़ीमेल हैं वो जो उनमें से काफ़ी जो है वो इनकम उनकी नहीं होती। अब उनको आप कहेंगे जी आप वो नॉन फाइलर हो गए। भाई आप सीधा कानून बनाए मुल्क में
कि जैसे पूरी दुनिया में कानून है, आप यूरोप में चल जाएं, अमेरिका में चल जाएं, वहाँ भी एक सर्टन थ्रेश होल्ड है। हमारा थ्रेश होल्ड 6 लाख रुपए है। आप उस 6 लाख को 12 कर दें, 8 कर दें, 7 कर दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उसके ऊपर चाहे अब देखें ना कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि ताजा दो स्कीम बना दी, फिर उसके अब देखो उन्होंने कहा जी हम दुकान पे टैक्स लगे। और भाई दुनिया में कहाँ प्रीमिसेस पे टैक्स लगता है? टैक्स इनकम पे लगता है। आपकी आमदन है तो टैक्स दें, और आपकी आमदन नहीं है तो आप उसका गोशवारा चेक कर लें। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे। सर, आपने पिछले जवाब में बेंच फाइटिंग मेयर्स लेने के हवाले से बात की थी कि हुकूमत को बेंच फाइटिंग मेयर्स लेने की ज़रूरत है। सर, सजेस्ट कर दीजिए किस हिसाब से होंगे ये बेंच फाइटिंग मेयर्स और इनमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं आपकी नज़र में? अभी नईम साहब भी कह रहे थे और बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप रिफॉर्म्स की साइड पे जा रहे हैं तो हमें जो है वो ये चीज़ देखनी है कि क्या पाकिस्तान में वो लेवल ऑफ फॉर्मल इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। अभी भी पाकिस्तान की काफ़ी सारी इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो इस इनफॉर्मल इकोनॉमी को पहले आपको डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है वो एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाना होगा, और फिर जो है वो कोई भी रिफॉर्म जो है वो चाहे टैक्स साइड पे हो, चाहे आपकी जो है वो मैशत की साइड पे हो, तो तब जाके वो कारामद साबित होगा। तो पहले फॉर्मलाइज किया जाए, टैक्स सिस्टम को आसान किया जाए, और फिर जाके हम जो है वो एक प्रॉपर टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। दूसरी साइड पे हमें ये भी देखना है कि किस तरह से इस पोर्टफोलियो को, ये जो आपका टैक्स बेस है, इसको कैसे ब्रॉडन किया जा सकता है। तो हमें शायद जो आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है वो टैक्स सिस्टम होता है उससे हटके हमें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स सिस्टम पे भी जाना होगा, जिससे आप जो है वो इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके और फिर जो है वो उस सेक्टर के हिसाब से आप उसके टैक्स जो है वो लागू करते हैं। उससे ये होता है कि आपकी इकोनॉमी में जो है वो सर्टेनिटी का आंसर आता है टैक्स सिस्टम के अंदर। तीसरी चीज़ जो करने वाली है वो ये कि आप जो है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स पॉलिसी से अलग करें, फिर जाके आप जो है वो टैक्स कलेक्शन को अलग कर देंगे पॉलिसी से। तो फिर आप जो है वो एक साइड पे टैक्स कलेक्शन के अहदाफ भी हासिल कर रहे होंगे, और दूसरी साइड पे जो टैक्स पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि किस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन आपकी ग्रोथ को कम्प्लीमेंट करता है। ये ना हो कि हम एक साल तो टैक्स कलेक्ट कर लें, अहदाफ जो है वो मीट हो जाए, लेकिन उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो टर्मोइल में चली जाए और आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाए। उससे फिर क्या होता है कि आप उसको उस हदफ को जो है वो प्रिसिस्ट नहीं कर पाते हैं रियल टर्म्स में। तो आपको जो है वो थोड़ा सा प्रिसिस्टेंस के साथ जो है वो चलना होगा। इसमें की जो है वो डिजिटलाइजेशन है, आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी को, इनफॉर्मल सेक्टर्स को फॉर्मल जितना करते जाएंगे उतना आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो बेहतर होता जाएगा। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया है। नाज़रीन, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और हम डॉक्टर खालिद वहीद साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे, आप कुछ सजेशंस दे रहे थे, मैं चाहूँगी आप उसी को कंटिन्यू करें। और साथ साथ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो पाई अभी तक कि फाइलर बनने में और टैक्स पे करने में यहाँ भी एक बड़ा गैप आता है, एक डिफरेंस आता है। सर, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पाकिस्तान में टैक्स फाइलिंग का सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा जो एक्सटेंट है इनफॉर्मल सेक्टर का, वो शायद उस डॉक्यूमेंटेशन को, उस प्रोसेस को देख के जो है वो डर जाते हैं। तो हमें शायद इस चीज़ को थोड़ा सा एक ग्रैनुलर लेवल पे जो है वो समझने की ज़रूरत है और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। फिर जाके हम जो है वो एक सही मानों में एक टैक्स पेइंग नेशन जो है वो बन सकते हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने टैक्स सिस्टम को, फाइलिंग सिस्टम को आसान किया है ताकि एक सिटीज़न जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद से जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सके। यहाँ पे हमें एक लॉयर जो है वो हायर करना पड़ता है टैक्स फाइलिंग के लिए। दूसरी साइड पे जो आपका ट्रस्ट है सिटीजन्स का, वो भी जो है वो वहाँ पे भी एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका वो खर्च कहाँ पे होता है। जब तक आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसके बेनिफिट्स जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं होंगे टैक्स पेयर्स तक, तब तक सिस्टम पे ट्रस्ट जो है वो डेवलप नहीं होगा। जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा टैक्स रिटर्न्स फाइल करना। तो गवर्नमेंट ठीक हो गया, बड़ी अहम बात करें डॉक्टर साहब, इसी को कंटिन्यू करेंगे। नईम साहब, आपकी जानिब आएंगे। सर, दो चीज़ें, एक तो मिनी बजट आ रहा है, इस पर भी आप कमेंट करेंगे। दूसरी जानिब ये टैक्स फाइलिंग का इतना प्रोसीजर हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्यों है आपकी नज़र में? देखिए, गवर्नमेंट के पास अभी भी जो है ना एपीआर के वक्त 200 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है इस वक्त, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये अपना जो है
जो 12.9 ट्रिलियन का जो हदफ है वो किसी तरह पूरा कर सकते हैं, 12.7 समथिंग। तो शायद गवर्नमेंट सोच रही है कि हमको मिनी बजट लेके आएँ, मेडिसिन पे टैक्स लगाने की बात हो रही है, ट्रैक्टर्स पे टैक्स लगाने की बात हो रही है। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से एरिया है। इलेक्ट्रिसिटी देखें, वो 2 महीने का जो रिलीफ दिया उसके बाद 7 रुपये बिजली भी महंगी कर रहे हैं। इशू सबसे बड़ा ये है कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने टैक्सेशन करनी कैसी है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप बाहर के मुल्कों में किसी को लॉयर नहीं करना पड़ता, लोग अपनी रिटर्नें खुद भरते हैं। वहाँ पे कानून भी ये है कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी वाली बात है। यहाँ पे तो पहले ही आपको पकड़ लें। फिर दूसरा ये कि टैक्स को क्यों रेवेन्यू लेते हैं? टैक्स इज़ अ डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है सर्कुलेट करेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को पैसे मिलेंगे, लोग टैक्स देंगे। बजाय इसके कि आप इसको दिन ब दिन स्क्रीज कर। देखिए, एक मुकदमा किसी टैक्स पेयर पे बनता है ना, चाहे वो उसके ख़िलाफ़ हो चाहे वो उसके हक़ में हो, आप 15-15 साल उनकी जो है ना इस वक्त कोर्टों में केस पड़े हुए हैं, 20-20 साल से कोर्टों में केस पड़े हुए हैं। वो लोग अपना कारोबार ही नहीं कर रहे। उनके अगेंस्ट हो गया तो वो सारी ज़िंदगी उसी मुकदमे को रोते रहते हैं। और अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी रखे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जैसे मैंने पहले कहा कि टैक्स की पहले वो डिटरमिन करें कि टैक्स किस पे लगाना है। टैक्स प्रॉपर्टी पे लगाना है, प्रीमिसेस पे लगाना है, बंदों पे लगाना है कि उनकी इनकम पे लगाना है। पूरी दुनिया में इनकम पे टैक्स लगता है, आप इनकम पे टैक्स लगाएं। आपने रोज़ नई मिसालें, रोज़ नए बंदों को इकट्ठा किया होता है, कभी किसी यूनियन को इकट्ठा किया हुआ है, कभी किसी को। भाई आप खुद लोग समझदार हैं। हम तो देखें ना, हम तो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि वो आवाम की सहूलत की क्या लेके आ रही। आप ना कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, ना कोई एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप कहते हैं वो। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, वो कौन सा कोई जो है पॉजिटिव नोट पे खर्च हो रहा है, वो भी डेट सर्विसिंग पे खर्च हो रहा है। अभी बात हो रही थी कि आखिरी IMF का प्रोग्राम है, आपने $12.7 बिलियन का तो डेट रोटेटिंग की है आपने, और उसके बाद आपको अगले 3 साल में $12 बिलियन चाहिए, जिससे 7 आपको यहाँ से मिल रहे हैं और $5 बिलियन आपको फिर किसी क्रेडिटर से लेने हैं। अभी $600 बिलियन आपने 11% पे किसी यूरोपियन बैंक से लिए हैं। आपकी अपनी हालत इतनी ख़राब है, जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे आपका ट्रेड डेफिसिट ठीक नहीं हो सकता। जब तक आप अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जब तक आपकी फिस्कल मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, फिस्कल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं करेंगे, तो आपका तो सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता। आप बैलेंस शीट को जो है जब तक बराबर नहीं करते, आपने अपने एक्सपेंडिचर को कम नहीं करते, अपने एसेट्स को बढ़ाते नहीं है, अपनी इनकम को बढ़ाते नहीं है, उस वक्त तक आप IMF क्या आपका दुनिया में किसी भी आपकी जान नहीं छुड़ सकती। तो बेहतर यही है कि मिनी बजट भी आ रहा है, उस पर भी कमेंट। अच्छा, मिनी बजट आ रहा है। अब मिनी बजट में फिर उन्हीं लोगों पे टैक्स लगेगा जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। 650 अरब के मिनी बजट की बात हो रही है। अब इसमें कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी से इतने अरब लेंगे, हम फलाने डिपार्टमेंट से इतने अरब लेंगे, हम ताजरों से इतने अरब लेंगे। भाई पहले आप बैठ के पॉलिसीज़ तो बनाएं। जब तक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होंगी, एक बंदा खड़े होकर कहते जी इस पर इतना टैक्स लगा दो, उसके बाद लोग सड़कों पे रहते हैं, आधा कर दो, तो ये बिजली की कीमत बढ़ा दो। आप देखें आने वाले वक्तों में ना पेट्रोल की अहमियत रहनी है और ना आपके बिजली घरों की अहमियत नहीं है। इस वक्त 3000 मेगावाट बिजली जो है लोग सोलर से पैदा कर रहे हैं और ये अगले 5 साल में 10,000 मेगावाट पे चली जाएगी। तो आपके तो ये बिजली घर धरे के धरे रह जाएंगे। तो आप जब तक अपनी पॉलिसीज़ को आने वाले वक्तों के लिए ठीक नहीं करेंगे, आप किसी तरह भी अपने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। आपका ओपिनियन आ गया, पॉलिसी रिफॉर्म्स हर शोबे के लिए ज़रूरी हैं। फारूक भट्टी साहब, सर क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे देंगे। ओवरऑल आप भी कमेंट करना चाह रहे थे, ये जो नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हुई है इस पर, और साथ ही सर मिनी बजट आने वाला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिनी बजट में भी यकीनी तौर पर उन्हीं लोगों पर टैक्स लगाएंगे, यानी आम लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। और ये जो इतना इसमें तो लंबी चौड़ी को रॉकेट साइंस नहीं है। इनके पास इस वक्त जो है वो नादरा का डाटा है। नादरा के डाटे के ऊपर जो है वो सबसे पहले तो ये देखें ना कि किसके पास कितने एसेट्स हैं और कितना वो टैक्स पे कर रहे हैं। एक शख्स के पास अगर 24 घर हैं और वो टैक्स नहीं दे रहा, तो उसको उस कैटेगरीज के तहत उसके जो है वो ID कार्ड्स ब्लॉक करें। और ये एक वाकया नहीं है, ये आपके जो सरकारी महकमों में बैठे हुए सरकारी बाबू हैं और FBR के अपने लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए के असासे बनाए हैं, ये इन पे जो है वो लगाएं। और साथ ही इन्होंने कमाल किया है, मैं तो उसको जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि जिस शख्स ने ये इनको ऐसा मशवरा दिया है कि
कि जी 3 करोड़ से ज़्यादा जो है वो आपको हुकूमत को बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप ये तरवीज दे रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम की बजाय वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जाए, जिससे मजीद इकोनॉमी जो है वो ट्रिकल डाउन करेगी। इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह ने के बाद।